हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंड एस 19 जो कि एम्प्लॉय बेनिफिट से बिलोंग करता है और हम उसी के साथ इंड एस 102 भी देखेंगे थोड़ा बहुत। स्टार्टिंग के तौर पे सबसे पहले मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया करता था कि शेयर बेस्ड पेमेंट और एम्प्लॉय बेनिफिट का रिलेशन क्या है, क्योंकि जब भी इंड एस 19 पढ़ते हैं डजेंट अप्लाई के सेक्शन में एक लाइन होती है कि ESOPs given to employees are not covered under Ind AS 19। तो ये लाइन मुझे Ind AS 102 में जाने के लिए मजबूर करती है और मुझे उसी क्वेश्चन ने मुझे इस कंक्लूजन पे पहुंचाया है। सो मैं ट्राई करूंगी कि मैं वो कंक्लूजन भी शेयर कर सकूं आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है तो हम डायरेक्ट टाइप ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट पे ही जंप करेंगे कि क्या क्या टाइप है एम्प्लॉय बेनिफिट्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टाइप है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। सेकेंड, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। थर्ड, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड बेनिफिट है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा डील करता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट, टर्मिनेशन बेनिफिट। इससे पहले कि मैं एक एक करके सभी बेनिफिट को ब्रीफली समझाऊंगी, सबसे पहले मुझे कॉन्सेप्ट बताना है कि हमारा अकाउंटिंग फ्रेमवर्क हमें कहता है कि कोई भी आइटम को अक्रूवल बेसिस पे अकाउंट करना है। तो इस अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए ही इंड एस 19 बनाया गया और इसी के अकॉर्डिंग सारे एम्प्लॉय बेनिफिट है जो अकाउंट में ट्रीट होंगे। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का एग्जांपल देते हुए अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी। शॉर्ट टर्म बेनिफिट का एग्जांपल लेती हूँ। पहले अज्यूम कीजिए कि एक एम्प्लॉय को एक एंटिटी में एक ही एम्प्लॉय है, उसे 1 साल की 10 लीव मिलती है और वो उस 10 लीव को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है नेक्स्ट ईयर में इफ़ वो नहीं लेता है तो अज्यूम करते हैं या एट द एंड ऑफ ईयर मैनेजमेंट ये फाइंड आउट करता है कि उसने 8 लीव्स यूज कर ली है और 2 जो लीव है उसकी अनयूटिलाइज रह गई है और मैनेजमेंट की पॉलिसी है कि वो 2 लीव कैरी फॉरवर्ड हो सकती है नेक्स्ट ईयर में। सो एक्चुअली ये पेड लीव है। तो होता क्या है कि 8 लीव तो उस ईयर में पेड लीव है, तो 8 लीव लिया तो भी पेमेंट हुआ तो उस ईयर में 8 लीव तो रिकॉर्ड हो गई। अब मेन बात उस 2 लीव पे आ जाती है कि वो 2 लीव जो है वो किस ईयर में रिकॉर्ड होगी। एक्चुअली अगर नेक्स्ट ईयर में 2 लीव अवेल की तो अगर एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर में 2 लीव के बराबर का पेमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा, जो कि गलत है। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि वो जिस ईयर से लीव बिलोंग करती है उसी ईयर में उसको रिकॉग्नाइज करे। बट एक और क्रक्स पॉइंट इधर ये आता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक एम्प्लॉय वो 2 लीव अवेल करेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की खुद की कुछ लीव होगी और नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि नेक्स्ट ईयर की खुद की लीव कंज्यूम करने के बाद ही प्रीवियस कैरी फॉरवर्ड लीव कंज्यूम हो सकती है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट एस्टिमेट काम करता है कि जो पिछले साल की 2 लीव है उसमें से कितनी लीव एक एम्प्लॉय जनरली लेता है। तो हम लोग यहाँ एज्यूम करते हैं कि 1 लीव वो एम्प्लॉय अवेल करेगा। तो मैनेजमेंट करंट ईयर में एस्टिमेट करेगा कि वो 1 लीव मल्टीप्लाइड बाय 1 डे ऑफ सैलरी, मान लो 1 दिन का सैलरी 100 रुपीज़ है तो 100 रुपये उसको करंट ईयर में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और यही हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी कहता है कि लाइबिलिटी आज ही रिकॉग्नाइज कर। तो इसी एग्जांपल के साथ मैंने आपको शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट भी समझाया है। और डेफिनेशन के तौर पर देखें तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट वो बेनिफिट होते हैं जो रिपोर्टिंग पीरियड एंड होने के 12 मंथ के अंदर अंदर पे किए जाने हैं। शिफ्ट होते हैं लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। हम तो डेफिनेशन तो
हम जनरली पढ़ते आ रहे हैं कि जो 12 मंथ के अंदर है वो शॉर्ट टर्म एंड 12 मंथ के बाहर लॉन्ग टर्म है। सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे भी अप्लाई हो रहा है कि 12 जो ऐसे बेनिफिट जो 12 मंथ के बियॉन्ड पे करे जाने होते हैं वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट होते हैं। और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोट कर सकती हूँ, लीव इनकैशमेंट। ठीक है, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के एग्जाम्पल पेड सिक लीव हो गया, पेड प्रिविलेज लीव हो गया, कोई प्रॉफिट शेयरिंग बोनस हो गया। नेक्स्ट अपना जो कॉन्सेप्ट है, पहले मैं टर्मिनेशन बेनिफिट को खत्म करती हूँ। टर्मिनेशन बेनिफिट हम आईपीसीसी से पढ़ते आ रहे हैं कि टर्मिनेशन एंड रिटायरमेंट आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। रिटायरमेंट एट सर्टेन एज के बाद हो जाता है, लेकिन टर्मिनेशन कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाने पर या तो एम्प्लॉय बोल सकता है कि मुझे अपना एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट करना है, और या तो एम्प्लॉयर बोल सकता है कि ये पोस्ट आज से खाली हो जाएगी, तो ये टर्मिनेशन हो जाएगा। टर्मिनेशन बेनिफिट में भी जिस दिन टर्मिनेशन हुआ उसके 12 मंथ के अंदर पे हो या 12 मंथ के बाहर पे हो। सो अकॉर्डिंगली शॉर्ट टर्म की तरह ट्रीट होगा या तो लॉन्ग टर्म की ट्रीट होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है कोई कंपेंसेशन अगर पे किया है तो यहाँ पे हो जाता है टर्मिनेशन। अब जो मेन अपना कॉन्सेप्ट है वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, उसको समझना यहाँ थोड़ा ट्रिकी है, तो कंसंट्रेशन से सुनिएगा और मैं भी ट्राई करूँगी कि पूरा कंसंट्रेशन से समझा पाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में कवर क्या क्या होते हैं, तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में पेंशन प्लान कवर होता है, ग्रेच्युटी हो गया, ऐसे जो प्लान जो रिटायरमेंट के बाद भी एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट दे जाएंगे वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में कवर होते हैं। तो इसके भी दो टाइप डिवाइड किए हैं इंडेस ने। फर्स्ट टाइप है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, सेकंड है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान क्या होता है? डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान ऐसा प्लान जिसमें कंपनी एक फंड को एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन अमाउंट देती है जो कि एट द एंड ऑफ सर्विस पीरियड एम्प्लॉय को बेनिफिट देगा। बट इसमें क्या होता है, एंटिटी सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन देती है, उससे ज़्यादा कोई भी रिस्क एंटिटी के पास नहीं होता है। सेकंड, जब हम शिफ्ट होते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान पे, तो बेनिफिट प्लान कंट्रीब्यूशन प्लान की तरह नहीं है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे पेंशन ही ले लेते हैं। एक एंटिटी एम्प्लॉय को बोलता है कि आपको फाइनल सैलरी का 30% पेंशन मिलेगा और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस ऑब्वियसली। सो अब यहाँ पे रिस्क की बात क्या है कि फाइनल सैलरी आज डिसाइड करनी पड़ेगी, वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अजम्पशंस अप्लाई होंगे, तो एक्चुअरियल यहाँ पे वो जो टर्म होता है एक्चुअल गेन लॉस इसी के लिए आया है, क्योंकि फाइनल सैलरी अब बहुत सारे अजम्पशन के बाद कैलकुलेट हो पाएगी। सो मीनिंग तो हो ही गया, कंट्रीब्यूशन प्लान में रिस्क होता ही नहीं है, न के बराबर बेनिफिट प्लान इसमें